हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज की यह वीडियो उन अभ्यर्थियों के लिए है जिन्होंने उत्तराखंड संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा दी है और उनके बहुत से डाउट हैं, क्वेश्चंस हैं इसके एडमिशन को लेकर, जैसे कि काउंसलिंग कब और कैसे होगी, आगे का क्या प्रोसेस रहेगा, मेरिट कट ऑफ कितनी जाएगी, कौन कौन से कॉलेज है, कौन सा कॉलेज मिलेगा, क्वालिफ़ाइड कितने मार्क्स में होते हैं, इसके साथ ही जो नॉट क्वालिफ़ाइड हैं अब वो आगे क्या कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहले मैं इसका जो रिज़ल्ट है उसको आप कैसे देख सकते हैं इसके बारे में बताऊंगा। ये रिज़ल्ट मैं मोबाइल से देख रहा हूँ। आपको पता ही होगा कि बीएड प्रवेश परीक्षा का रिज़ल्ट परसों जारी हो चुका है, लेकिन कुछ स्टूडेंट इसको चेक नहीं कर पा रहे हैं। तो उनको बता दूं कि आपको अपने मोबाइल फ़ोन के गूगल में जाना है और सर्च करना है एंट्रेंस समर्थ। जैसे ही आप एंट्रेंस समर्थ सर्च करेंगे आपको पहली वेबसाइट दिखाई देगी ukentrance.samarth.in। आपको इसमें क्लिक करना है। जैसे ही वेबसाइट आप ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिखेगा, जिसमें आपको पहले नंबर पे ही उत्तराखंड बीएड का रिज़ल्ट दिखाई देगा, जिसमें आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप यहाँ अपना एप्लीकेंट नेम और डेट ऑफ बर्थ डाल के रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं। साथ में डेट ऑफ बर्थ या फिर आप अपना रोल नंबर से भी यहाँ पे रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं। क्या दोनों ऑप्शन है, या तो आप अपने नेम और डेट ऑफ बर्थ से रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं या फिर आप अपने रोल नंबर से भी रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं। इसके आपको सर्च में क्लिक करना है तो आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, उसके बाद आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे ही आप अपना रिज़ल्ट ओपन करेंगे तो कुछ आपको इस तरीके दिखाई देगा, जिसमें आपके मार्क्स दिखाई देंगे। यहाँ पे आपको पेपर नंबर 1 के मार्क्स दिखाई देंगे, यहाँ पेपर 2 जो 2 पेपर थे, और यहाँ पे आपको टोटल दिखाई देगा, टोटल मार्क्स आपके कितने हैं। साथ में आपको यहाँ पे क्वालिफाइड और नॉन क्वालिफाइड लिखा आया होगा। अगर आप क्वालिफाइड होंगे तो यहाँ पे क्वालिफाइड लिखा होगा, वरना आपको यहाँ पे नॉट क्वालिफाइड लिखा होगा। अब मैं बात करता हूँ कि क्वालिफाइड और नॉन क्वालिफाइड कितने नंबर में होते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो अगर आप सामान्य वर्ग से हैं तो आपको 40% अंक लाने ज़रूरी हैं दोनों प्रश्नों को मिला के, यानी कि आपके 80 अंक होने चाहिए। इसको और इसके दोनों के मिला के आपके 80 आने चाहिए। वहीं अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी के हैं तो आपके 27% यानी कि 27% मार्क्स होने ज़रूरी है। दोनों पेपरों को मिला के आपके 54 मार्क्स होने चाहिए अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं। अगर आप इससे आपके नंबर कम है तो आपका यहाँ पे नॉट क्वालिफाइड दिखा रहा होगा। अगर आप नॉट क्वालिफाइड आपके इसमें रिजल्ट में आ रहा है तो आपके पास आगे क्या ऑप्शंस हैं तो उसके बारे में मैं आपको अभी वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। अभी हम पहले क्वालिफाइड की बात करते हैं कि क्वालिफाइड जो लोग हैं उसके आगे का क्या प्रोसेस रहेगा, आगे क्या होगा। तो जितने भी बच्चे यहाँ पे क्वालिफाइड है वो अब यहाँ पे काउंसलिंग करा सकते हैं, यानी कि उनकी काउंसलिंग होगी। ये काउंसलिंग आपको बता दूं कि ये काउंसलिंग ऑनलाइन कराई जाएगी, यानी कि आपको समर्थ पोर्टल के माध्यम से ये काउंसलिंग कराई जाएगी, जिसमें आपकी काउंसलिंग फ़ीस भी लगेगी। अगर आप सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हैं तो 700 रुपये आपकी काउंसलिंग फ़ीस रहेगी। वहीं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थी हैं तो आपकी 400 रुपये काउंसलिंग फ़ीस रहेगी। अगर सवाल यह है कि काउंसलिंग कब से होगी, तो काउंसलिंग के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं आई है। काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी, काउंसलिंग जब भी स्टार्ट होगी तो आपको इसी वेबसाइट में उसका लिंक दिखाई देगा, उसके बारे में आपको इसी वेबसाइट में जानकारी मिल जाएगी। और मैं अपनी आपको जब भी काउंसलिंग होगी तो अपने वीडियो के माध्यम से भी आपको जानकारी प्रोवाइड करा दूँगा। अब जो ये काउंसलिंग होगी इसमें जब आप अप्लाई करेंगे, काउंसलिंग का जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको उसमें कॉलेज भी सिलेक्ट करने होंगे जो आपको कॉलेज चाहिए होंगे। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो आप पहले नंबर गवर्नमेंट कॉलेज डालेंगे, फिर आपको जो सा कॉलेज चाहिए होगा आप वो डालेंगे। यहाँ पे आपको करीब करीब 3 कॉलेज सेलेक्ट करने को मिलेंगे। जो भी आपको कॉलेज पहले नंबर पर जो चाहिए, दूसरे नंबर पर जो, तीसरे नंबर पर हो, वो आपको वहाँ पर काउंसलिंग के फॉर्म में फिल करने होंगे। ये भी ऑनलाइन आप फिल करेंगे। इसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, यानी कि वरीयता सूची बनेगी। उसके आधार पर आपको कॉलेज अलॉट कर दी जाएंगे, मतलब आपकी जो सीटें हैं वो आपको मिल जाएगी। अगर गवर्नमेंट
की सीट होगी तो गवर्नमेंट की मिल जाएगी, या प्राइवेट कॉलेज में जो निजी सेल्फ फाइनेंस सीट है वो आपको मिलेगी। अब मेरिट की बात करें तो मेरिट कैसे बनेगी, तो मेरिट के लिए देखो, आपकी जो ये अभी प्रवेश परीक्षा में जब नंबर आए हैं, इसको नंबर को साथ में जो अधिमान अंक, अगर किसी ने अधिमान अंक लगा रखे हैं, बहुत से लोगों ने लगा रखे होंगे, तो अधिमान अंक और साथ में आरक्षण, इन तीनों को देखकर, इन तीनों के हिसाब से आपकी जो सीट है वो अलॉट की जाती है। कि पहले तो आपको आरक्षण देखेंगे कि कितनी सीटें में कितने लोगों के लिए, अलग अलग कैटेगरी के लोगों के लिए वहाँ पे सीटें रिजर्व होंगी। उसके बाद आपका जो ये परीक्षा का रिजल्ट है, इसमें जैसे आपके अभी 177 नंबर है, वहीं अगर आप अधिमान अंक लगा रहे हैं, तो अगर आप 10 अधिमान अंक लगा रहे हैं तो आपका जो नंबर हो जाएंगे वो 37 हो जाएंगे। तो इसके आधार पर आपकी जो है मेरिट लिस्ट तैयार होगी। अगर हम यहाँ पे कॉलेज की और सीटों की बात करें तो आपको यहाँ पे स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, ये जो है श्री देव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी की कॉलेज और सीटें हैं, जिसमें जो पहले के 3 कॉलेज हैं ये गवर्नमेंट कॉलेज हैं, जिसमें 50-50 गवर्नमेंट सीटें हैं। बाकी जितनी भी सीटें हैं ये सेल्फ फाइनेंस सीटें आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होंगी। ये गवर्नमेंट सीटें हैं, ये सेल्फ फाइनेंस सीटें हैं। ये पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं। इसके बाद आपको कुमाऊँ यूनिवर्सिटी की गवर्नमेंट की सीटें दिखाई दे होंगी, जिसमें 50-50 सीटें यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होंगी। बाकी आपकी सेल्फ फाइनेंस सीटें और निजी सीटें भी यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होंगी। ऐसे ही आपको सोवन सिंह जीना यूनिवर्सिटी के भी कॉलेज और उनकी सीटें दिखाई दे रही होंगी। जो पहले के 2 राजकीय वाले हैं 50-50 सीटें, इसलिए गवर्नमेंट सीटें हैं। इसके साथ ही अगर हम रिजर्वेशन की बात करें तो आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, ओबीसी के लिए 14%, एसटी के लिए 90%, एसटी के लिए 4%, वहीं ईडब्ल्यूएस के लिए 10%, जो कि स्वीकृत सीटों के अतिरिक्त ये दिया जाएगा। इसके साथ ही वुमेंस का जो 30% है वो अलग से यहाँ पे रिजर्वेशन दिया जाता है। तो आपकी जब सब ये चीज़ें मिल जाएंगी, रिजर्वेशन और ये मार्क्स और अधिमान अंक यानी कि वेटेज मार्क्स जो होते हैं वो सब मिल जाएगा। उसके बाद आपके एक लिस्ट जारी की जाएगी, जिसको हम मेरिट लिस्ट बोलते हैं। उसके आधार पर आपके एडमिशन होंगे। इसके बाद अगर हम बात करें मेरिट और कट ऑफ की, कि किस कैटेगरी की कितनी जाएगी और किस कॉलेज में कितनी जाएगी, तो इस बारे में कोई भी व्यक्ति आपको जानकारी नहीं दे सकता, क्योंकि किसी को भी इसके बारे में पता नहीं होता है और ना ही हो सकता है। हाँ, ये ज़रूर है कि पिछली साल की कट ऑफ के आधार पर इसका अनुमान लगाया जाता है, लेकिन ये अनुमान भी सही नहीं होता है। इसके पीछे के भी बहुत से रीज़न हैं। अब मैं आपको इसके पीछे के कुछ मेन रीज़न के बारे में बताऊंगा। तो देखिए, जो सबसे पहला बड़ा रीज़न है इसका ऑनलाइन मार्क्स, यानी कि आपका रिज़ल्ट जो है वो ऑनलाइन जारी हुआ है। और ऑनलाइन में भी ये रिज़ल्ट आपका सिर्फ आप ही को देख सकता है, यानी कि ये कोई आप किसी और का रिज़ल्ट इसमें नहीं देख सकते। मतलब कि रिज़ल्ट की यहाँ पे लिस्ट जारी नहीं हुई है, सिर्फ आप ही अपना लॉगिन करके अपना रिज़ल्ट देख सकते हैं। कोई और दूसरा व्यक्ति आपका रिज़ल्ट नहीं देखता है, यानी कि आपकी सारे बच्चों की जो रिज़ल्ट है उसकी कोई लिस्ट जारी नहीं हुई है। तो सबसे पहला कारण तो यही है, जिससे आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि आपसे ज़्यादा नंबर कितने के हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपसे ज़्यादा नंबर कितनों के हैं। क्या पता आपसे ज़्यादा नंबर ज़्यादा लोगों के हों या आपसे कम नंबर हों ज़्यादा लोगों के। तो इस बारे में किसी को भी कोई भी जानकारी नहीं है, क्योंकि ये रिज़ल्ट ऑनलाइन जारी हुआ है और वो भी आपका पर्सनली आपके आईडी पे ये जारी हुआ है, जिस पर आप ही अपना रिज़ल्ट देख सकते हैं। तो सबसे पहला रीज़न तो यही है, जिसके आधार पर हम इसका मेरिट के बारे में जानकारी नहीं बता सकते। दूसरा रीज़न है वेटेज मार्क्स। अब वेटेज मार्क्स की हम बात करें तो आपको नहीं पता कि कौन कितने वेटेज मार्क्स लगा रहा है। अगर आप वेटेज मार्क्स नहीं लगा रहे हैं, क्या पता दूसरा व्यक्ति ज़्यादा वेटेज मार्क्स लगा रहा हो, या कोई कम वेटेज मार्क्स लगा रहा हो। तो वेटेज मार्क्स के बारे में भी आपको सही से जानकारी नहीं है। अगर हम वेटेज मार्क्स की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अधिमान अंक यानी कि वेटेज मार्क्स बहुत सारे प्रकार के हैं। यहाँ पे आपको ये दिख जाएंगे, एनसीसी के हैं और स्पोर्ट्स के हैं, बहुत सारे अलग अलग यहाँ पे वेटेज मार्क्स आपको दिखाई देंगे। अब कौन कितने वेटेज मार्क्स लगा रहा है आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है, जबकि इसके बारे में किसी को भी जानकारी नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि अधिक से अधिक जो वेटेज मार्क्स हैं वो 25 मार्क्स यहाँ पे लगाए जा सकते हैं। यानी कि अगर ये सारे भी किसी का सर्टिफिकेट हो तो उसको जो अधिक से अधिक नंबर है वो 25 ही मिल सकते हैं, इससे ज़्यादा नंबर उसको नहीं दिए जाएंगे। अब किसके पास कौन सा सर्टिफिकेट है इस बारे में हमें यहाँ पे कोई ऑनलाइन जानकारी
नहीं है और ना ही किसी को इसके बारे में पता है। तो ये जब अंक जुड़ेंगे तो जो मेरिट होती है वो ऊपर चली जाती है। अगर सपोज़ करिए किसी के 130 नंबर आ रहे हैं, उसके अगर 10 वेटेज मार्क्स लगा रहा है तो उसके नंबर 140 हो जाएंगे, तो मेरिट ऊपर चली जाएगी। अगर किसी के पास सर्टिफिकेट ही नहीं है तो उसकी मेरिट नंबर उतने के उतने ही रहेंगे। तो इसमें ऊपर नीचे जो है आपकी कट ऑफ जाने के चांसेस रहते हैं। तो ये भी एक अगला मेन रीज़न है। इसके बाद अगला जो मेन रीज़न है वो है स्टूडेंट का इंटरेस्ट। अब हम नहीं जानते कौन स्टूडेंट क्या चाहता है। ज़रूरी नहीं कि हर स्टूडेंट गवर्नमेंट कॉलेज चाहे, ये स्टूडेंट के इंटरेस्ट के ऊपर बेस होता है। कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं चाहता, इसके पीछे के भी बहुत सारे कारण होते हैं। तो देखते हैं हम इसके पीछे के कारण। तो देखिए यहाँ पर मैंने स्टूडेंट को 3 टाइप में डिवाइड किया है। आप टाइप कह लीजिए या हम कैटेगरी भी कह सकते हैं। मैंने यहाँ 3 कैटेगरी में बांटा है जिससे आपको स्टूडेंट का इंटरेस्ट समझने में आसानी होगी। तो पहली कैटेगरी उन स्टूडेंट की है जो कि गवर्नमेंट कॉलेज चाहते हैं। इसके पीछे के बहुत रीज़न होते हैं। पहला और सबसे बड़ा रीज़न फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, यानी कि फ़ीस की समस्या। ये स्टूडेंट प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस एफर्ट नहीं कर सकते हैं, ये गवर्नमेंट सीट की तैयारी करते हैं और इन्हें ही निकालते हैं। इनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है तो ये प्राइवेट कॉलेज की तरफ जाते हैं और कुछ अगले साल इसकी फिर इंतज़ार करते हैं। दूसरा रीज़न ये भी होता है कि गवर्नमेंट कॉलेज इनके घर के पास हो और प्राइवेट कॉलेज दूर हो, इस कारण भी ये गवर्नमेंट कॉलेज चाहते हैं। एक रीज़न ये भी होता है कि कुछ बच्चे घर से दूर पढ़ाई करना चाहते हैं, उनको ये अच्छा लगता है घर से दूर रहकर पढ़ना। मतलब कुल मिलाकर ये गवर्नमेंट कॉलेज और सीट चाहते हैं किसी ना किसी भी रीज़न से। अब हमारी दूसरी कैटेगरी आती है प्राइवेट कॉलेज ऑफ देयर चॉइस, यानी कि ये प्राइवेट कॉलेज ही चाहते हैं, जिसका सबसे बड़ा रीज़न प्राइवेट कॉलेज इनके घर के पास होना होता है। आपको पता ही होगा कि जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं वो दूर दूर भी होते हैं और कुछ तो पहाड़ में हैं। तो ये स्टूडेंट पास में ही प्राइवेट कॉलेज से बीएड करना पसंद करते हैं, चाहे इनके कितने ज़्यादा नंबर आएँ। ये गवर्नमेंट कॉलेज फिल नहीं करते हैं काउंसलिंग के वक्त। और आपको मैं बता दूं कि गवर्नमेंट कॉलेज फिल करने वालों को प्राइवेट कॉलेज में नेम तो आ जाता है, लेकिन जिसने गवर्नमेंट कॉलेज ही काउंसलिंग के वक्त पहले नंबर पर नहीं डाला है उसको प्राइवेट कॉलेज ही मिलता है, उसको गवर्नमेंट कॉलेज में सीटें नहीं दिखाई जाती, उसकी मेरिट गवर्नमेंट की नहीं बनाई जाती क्योंकि उसने चॉइस ही नहीं किया होता है। इसकी वजह से भी कट ऑफ ऊपर नीचे हो सकती है। अब एग्जांपल के लिए सपोज़ कीजिए एक व्यक्ति है जिसके 130 नंबर आए हैं, एक के 140 नंबर आए हैं। जो 140 नंबर वाला है उसने प्राइवेट कॉलेज को चूज़ किया है तो उसको तो प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। अब यहाँ पे 130 नंबर वाले ने गवर्नमेंट कॉलेज चूज़ किया है तो उसको जगह, क्योंकि ये 140 वाला जो नंबर वाला है ये गवर्नमेंट कॉलेज के लिए नहीं अप्लाई कर रहा है, वरना इसको गवर्नमेंट मिल जाता है, वहाँ गवर्नमेंट की सीट खाली है। लेकिन इसने प्राइवेट कॉलेज अप्लाई किया तो प्राइवेट कॉलेज मिल गया इसको। वहीं अगर 130 नंबर वाला जो कम नंबर वाला है उसको गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पे मिल जाता है। ऐसा भी होता है मेरिट के वक्त, जिससे आपका जो ये मार्क्स जो कट ऑफ है ये ऊपर नीचे हो जाती है। कभी कभी कट ऑफ नीचे भी हो जाती है क्योंकि जो स्टूडेंट है हमें नहीं पता कौन कैसा क्या चाहता है। अब आप कहेंगे कि ये प्राइवेट कॉलेज क्यों चाहते हैं, तो मैंने आपको रीज़न बता दिया है। एक रीज़न और बताता हूँ आपको। देखिए बहुत से मैरिड लोग भी बीएड करते हैं तो वो भी अपनी फैमिली छोड़ के दूर जाना पसंद नहीं करते हैं। किसी के बच्चे छोटे होते हैं या किसी को हेल्थ प्रॉब्लम होती है तो वो भी अपने पास का ही प्राइवेट कॉलेज चॉइस करते हैं, चाहे उनके कितने भी ज़्यादा नंबर हो और अधिमान अंकों के लिए उनके पास कितने भी सर्टिफिकेट हो, वो लोग पास के ही प्राइवेट कॉलेज से बीएड करना पसंद करते हैं। जिससे क्या होता है, जिससे आपका जो गवर्नमेंट कॉलेज की जो भीड़ होती है, जो गवर्नमेंट कॉलेज में लोग डिमांड करते हैं उसका डिमांड थोड़ी सी कम हो जाती है, वहाँ के बच्चे थोड़े कम हो जाते हैं क्योंकि वो प्राइवेट कॉलेज चाह रहे हैं तो वो गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करते ही नहीं है, तो यहाँ से कुछ बच्चे कम भी हो जाते हैं जिससे भी इसकी कट ऑफ ऊपर नीचे हो जाती है। अब हम तीसरी कैटेगरी की बात करें तो ये वो स्टूडेंट होते हैं जिनको बस प्राइवेट कॉलेज से मतलब होता है जहाँ ज़्यादा प्रेशर ना हो। प्रेशर का मतलब यह है कि आप जानते हैं या नहीं जानते हैं कि बीएड में बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है। आपको असाइन बनाने होते हैं, फाइल बनानी होती है, लेसन प्लान बनाने होते हैं, 40-40 लेसन प्लान, माइक्रो टीचिंग, इंटर्नशिप, कम्युनिटी वर्क, को करिकुलर एक्टिविटी का होती हैं। फिर आपके एग्ज़ाम हो गए, फिर आपकी टीचिंग, फाइनल टीचिंग जिसमें एग्जामिनर आते हैं, वो आपका
पढ़ाना देखते हैं। मैं डरा नहीं रहा हूँ, आपको बस बता रहा हूँ। तो इस कैटेगरी वाले ऐसे कॉलेज चाहते हैं जो हेल्पफुल हो, सपोर्टिव हो। बाकी आप लोग समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो ये लोग भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं चाहते हैं, चाहे इनके कितने भी नंबर क्यों ना हो। तो ये सारी चीज़ें कट ऑफ मेरिट में अफेक्ट करती हैं। इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो आप अप्लाई ज़रूर करें, चाहे आपके कितने भी नंबर क्यों ना हों। बाकी तो आपकी किस्मत पर निर्भर करता है कि आपको सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। वहीं अगर हम सेकंड कैटेगरी की बात करें तो ये कॉलेज चॉइस इन्होंने कर ही रखा होगा अपना, क्योंकि इसमें भी स्टेट और मैनेजमेंट की सीटें होती हैं, जिसकी फ़ीस में भी 12 से 15 हज़ार रुपये का अंतर होता है। तो अगर ये पहले ही चॉइस में प्राइवेट कॉलेज डाल देंगे तो इनको स्टेट कोटे की सीटें मिल जाती हैं, जिसकी फ़ीस थोड़ी कम होती है। फिर दोबारा में करेंगे तो फिर मैनेजमेंट की सीटें बचती हैं। अगर हम बात करें थर्ड कैटेगरी वाली, तो इन्होंने भी अपने कॉलेज सेलेक्ट कर ही रखा होगा। तो इसके बाद हम कुछ सवाल ले लेते हैं। जैसे पहला सवाल है कि मुझे बीएड करना है पर नंबर कम है, क्या मेरा किसी कॉलेज में एडमिशन होगा? तो सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जितने भी लोग क्वालिफाइड हैं इनका किसी ना किसी कॉलेज में एडमिशन तो हो ही जाता है, ठीक है ना। गवर्नमेंट में नहीं हुआ तो प्राइवेट कॉलेज में हो जाता है। प्राइवेट कॉलेज की सीटें, बहुत सारी सीटें खाली रह रही हैं काफ़ी समय से। प्राइवेट कॉलेज में सीटें खाली रहती हैं तो आपका किसी ना किसी प्राइवेट कॉलेज में हो तो एडमिशन हो ही जाता है। यहाँ तक कि अगर आप थर्ड काउंसलिंग जब होती है तो उस समय प्राइवेट कॉलेज के फ़ोन आपके पास आने शुरू हो जाते हैं कि वो हमारे कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए, आपका आपने एडमिशन नहीं लिया, आप हमारे कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए। और उसमें से कितने कॉलेज तो अपनी फ़ीस भी कम करके आपको बताते हैं उस टाइम पे, थर्ड काउंसलिंग के टाइम पे, अगर आपके पहले स्टार्टिंग में अगर एडमिशन आपने नहीं लिया तो। इस इसके अलावा ये हो सकता है कि जो आपको प्राइवेट कॉलेज, आपको जो पसंद का प्राइवेट कॉलेज है वो मिले ना मिले वो अलग बात है, लेकिन आपको कॉलेज तो कोई ना कोई प्राइवेट मिल ही जाता है। ये 100% गारंटीड रहती है अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो। अगला सवाल है कि मेरे रिजल्ट में नॉट क्वालिफाइड लिखा है, मैं तो नॉट क्वालिफाइड हूँ, क्या मैं बीएड कर सकती हूँ? तो देखिए, जो नॉट क्वालिफाइड इनके इसमें आ रहा है कि नॉट क्वालिफाइड है, वो लोग काउंसलिंग में तो हिस्सा नहीं ले सकते हैं, जिसमें आपकी गवर्नमेंट सीट है तो गवर्नमेंट सीट तो आप भूल ही जाइए। इसके अलावा आप एनआरआई से भी बीएड कर सकते हैं, जिसमें आपको बिना एंट्रेंस के भी आप बीएड कर सकते हैं। इसकी फ़ीस थोड़ी हाई होती है। इसके अलावा कुछ प्राइवेट कॉलेज क्या करते हैं कि वो नॉन क्वालिफाइड को भी एडमिशन देते हैं, बदले में वो जो क्वालिफाइड होते हैं उनसे ज़्यादा फ़ीस लेते हैं। अगर आप अभी स्टार्टिंग में एडमिशन के लिए उनसे बोलेंगे तो वो फ़ीस हाई बोलेंगे, लेकिन आप जब लास्ट में जब सीटें बच जाती हैं उस समय आप बोलेंगे तो वो कम फीस में भी आपका एडमिशन कर सकते हैं। लेकिन यह है कि वो जो क्वालिफाइड है उनसे मुकाबले थोड़ी सी आपसे ज़्यादा फीस ले सकते हैं। या फिर इस बार ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि जो कॉलेज की सीटें हैं, जो यूनिवर्सिटी में सीटें हैं बीएड को लेकर, वो बहुत सी खाली रह जा रही हैं। तो जब सीटें खाली रह जा रही हैं तो क्या पता यूनिवर्सिटी ही लास्ट में इसको भरने के लिए कुछ कोई ना कोई नोटिफिकेशन जारी कर दे। लेकिन इसके बारे में अभी हम कुछ नहीं कह सकते, इसके बारे में थर्ड काउंसलिंग के समय ही हमें ये बात पता चलेगी, ठीक है ना। मतलब अभी नॉट क्वालिफाइड है, या तो आप एनआरआई से कर सकते हैं, या फिर आप किसी प्राइवेट कॉलेज अगर आपको दे रहा है एडमिशन तो वो लेगा, थोड़ी फीस आपसे हाई लेगा। अगर आप अभी बात करेंगे, बाद में बात करेंगे, क्या पता फीस कम कर दे, तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप डीएलएड भी कर सकते हैं, जिसके फॉर्म अभी तक आए नहीं है, वो आ सकते हैं। देखिए, डीएलएड बीएड दोनों की ही वैल्यू है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि डीएलएड खत्म हो गया, तो डीएलएड खत्म नहीं हुआ है, ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है, और डीएलएड खत्म होगा भी नहीं, क्योंकि आप अभी देख रहे होंगे कि प्राथमिक जो शिक्षक है उनमें डीएलएड वाले ही अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं। तो डीएलएड को ख़त्म क्यों किया जाएगा? तो आप लोग अगर डीएलएड में इंटरेस्ट है आपका प्राथमिक शिक्षक के लिए, तो आप डीएलएड कोर्स भी कर सकते हैं। उसकी तैयारी आप अभी से करना शुरू कर देंगे तो आपको डीएलएड की सीट भी आप निकालने में आराम से निकाल सकते हैं। तो ये थी कि मेरिट कट ऑफ और बीएड के कॉलेज को लेकर इन्फॉर्मेशन। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो कट ऑफ है वो बहुत सी चीज़ों में डिपेंड करती है, इसलिए कोई भी इसके बारे में आपको जानकारी नहीं दे सकता है। इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। साथ ही में अब आप हमारे फेसबुक जो अकाउंट है उससे भी जुड़ सकते हैं। फेसबुक अकाउंट भी हमारा पीपीटी उत्तराखंड नाम से है, जिसमें आप मैसेज करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो ये मैसेज होते हैं आपके कमेंट्स के, ये शो नहीं होते हैं। तो इस कारण अगर आप फेसबुक में हमें से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो वहाँ भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए।
पीपीटी उत्तराखंड के साथ।